हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएनएस। तो आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेमेस्टर 1 का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने बीकॉम के सेमेस्टर के सारे सिलेबस को डिस्कस किया था, चारों यूनिट्स को डिस्कस किया था सारे सब्जेक्ट्स के। तो आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसका यूनिट 1 का कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा लेक्चर 1 होगा, बिजनेस के कंसेप्ट, मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस और भी छोटी छोटी चीजें जो भी है इसमें कवर करेंगे। ये हमारे यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स इसमें कवर हैं। ठीक, तो फर्स्ट हम मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ बिजनेस देखेंगे। ठीक, जैसे हमारे सिलेबस में पॉइंट वाइज सारी चीजें लिखी हुई हैं, हम उसी ऑर्डर से चलते हुए एक एक चीजों को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, meaning and definition of business. Business denotes busyness, that is the state of being busy, any activity in which one keeps himself busy. Business in simple words, business का मतलब है state of being busy, मतलब busy रहने का एक state। एक सेकेंड। ठीक, तो बिजनेस इज एनीथिंग डिनोट्स बिजीनेस, दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। ठीक, तो हम जब भी बिजी रहते हैं या हम जब भी किसी काम को करने में बिजी रहते हैं या हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में, इन जनरल लाइफ में, सो हम बिजी रख रहे हैं अपने आप को, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये जनरल टर्म में बिजनेस का मीनिंग हुआ। ठीक, जनरल टर्म में। बट द इकोनॉमिक टर्म ऑफ बिजनेस रिफर्स टू द वर्क, efforts and acts of people or human busy in connection with the production of wealth। ये चीज आप देखिए, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। बट ये एक नॉर्मल टर्म में हो गया कि हाँ, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, हम बिजी हैं तो हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, ये एक सिंपल टर्म्स में आपको ये डिफिनेशन में जब आप कंसेप्ट मीनिंग लिखोगे बिजनेस के, तो आपको ये लिखना पड़ेगा दैट इट्स इज अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बट इकोनॉमिक टर्म्स में क्या, बिजनेस रिफर्स टू वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल काम करना, किसी चीज में एफर्ट्स लगाना। ठीक, एक्ट्स ऑफ पीपल और ह्यूमन बिजी इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मींस पैसा कमाने के लिए जो हम काम करते हैं। ठीक, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एफर्ट्स लगाते हैं, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, कोई भी एफर्ट्स लगाते हैं किस लिए, जिसका हमारा बेसिक चीज होती है, मेन चीज होती है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। पैसा कमाने के लिए हम जब ये सब चीजें पुट करते हैं तो इकोनॉमिक टर्म्स में बिजनेस उसे कहते हैं, जब हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक, business is the sum of total activities which are connected with production or purchase and sale of goods and services with the main objective to earn profit। ठीक, अभी तक हमने बिजनेस को नॉर्मल टर्म्स में देखा, फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक टर्म्स में बिजनेस मेन उसका मकसद क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन मतलब पैसे कमाना। ठीक, वर्क और एफर्ट्स लगा के। बाकी अब ये एक लाइन डिफिनेशन है, बिजनेस इज द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं which are connected with the production or purchase and sale of goods and services with the main objective to earn profit। ये चीज याद रखना, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। सारी चीजें आप पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हो। ठीक, क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा है, खरीद हो रही है, बेचना हो रहा है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसको बेचना, खरीदना, ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं पैसे कमाने के लिए, इसको हम बिजनेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यूरिक एंड हंट, बिजनेस ये एक डिफिनेशन है। आप किसी भी राइटर की, B.O. व्हीलर एक बहुत फेमस राइटर है, आप उनकी डिफिनेशन या इनकी, आप किसी भी एक राइटर की जस्ट एक आपको लर्न करनी होगी एग्जाम में। जस्ट सेम अगर आपको 2 नंबर में पूछ दिया डिफाइन बिजनेस, तो आपको मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ बिजनेस या कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस यहाँ से यहाँ तक का आपको लिखना है, आपको फुल नंबर मिलेंगे। क्यों, पहले आपने बिजनेस को इन जनरल टर्म्स बता दिया, फिर उसके इकोनॉमिक टर्म्स में बता दिया, फिर एक
यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी डिफिनेशन के फॉर्म में आपने ओन लैंग्वेज में लिखा, एंड देन एक किसी राइटर की डिफिनेशन आपको बतानी है। ये इन्होंने अब क्या कहा है, business is any enterprise which makes, distributes or provides any service which other members of the community need and are willing to pay for it। हाँ, need, you have to see, need is very important, क्योंकि हमें जिस चीज की नीड होगी हम वही खरीदेंगे, हम कुछ भी नहीं खरीद लेंगे। तो बिजनेस, इन्होंने सिंपली कहा है बिजनेस एक ऐसा इंटरप्राइज है जहां पे चीजें बनती है, दी जाती है, सर्विस दी जाती है, खरीदी जाती है, किसको, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब सोसाइटी को, या जो भी पब्लिक है, जो भी कंज्यूमर्स है, उनको जो नीड है जिनकी जो चीज, एंड आर विलिंग टू पे फॉर इट, जिनकी जो जरूरत है और वो उसके लिए पैसे देने को तैयार है, मतलब वही हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम तैयार होंगे उसके पैसे देने के लिए। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस, मैन ऑलवेज वांट्स एंड वांट्स मोर। अब बिजनेस का नेचर क्या है, ये चीज समझाने के लिए आप समझो, फिर आगे मैं बताती हूँ। मैन ऑलवेज वांट्स एंड वांट्स मोर, इंसान की जो मांग है, जो नीड्स है, जो डिमांड्स है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती हैं। इन फैक्ट ही इज वांटिंग बीन हैव इनस्टेबल इनन्यूमरस वांट्स, उनकी मांग बढ़ती ही रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती, छोटी छोटी चीजों के, हर चीज की मांग बढ़ती ही रहती है। फॉर सेटिस्फाइंग हिज वांट्स ही वर्क्स एंड वर्क्स हार्डर so as to make use of scarce resources available, जो भी resources available हैं, जितने भी available हैं, सबका यूज करके वो और से ज्यादा काम करके अपनी wants को satisfy करना चाहता है। Making use of scarce resources to the best advantage for satisfaction of human wants is termed as economic activity। अब जो भी चीजें हैं उनको यूज करके, ठीक है, उसके बेस्ट एडवांटेज निकाल के ह्यूमन को सेटिस्फाई करना, मतलब चीजों को यूज करके, उससे कोई चीजें बना के, दूसरों को बेच के उनकी वांट्स नीड्स को सेटिस्फाई करना ही, इसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक कैसे, आपने कोई चीज, रिसोर्स को यूज किया, प्रोडक्शन किया, बेचा, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया, आपको पैसे मिले, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिंपल, इकोनॉमिक एक्टिविटी दस डील विद द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग एंड मेकिंग अ लिविंग, मतलब अपना खर्चा चलाना और दूसरों को वैसी चीजें प्रोवाइड करना जिनसे उनका काम चल रहा है, जिंदगी चल रही है, यही होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। For this purpose, every one of you follow an occupation according to our inlinking capacity, knowledge and training. One, therefore, may either follow a professional rendering specialized expert and personal service or seek employment, undertaking to work for others according to the terms and conditions set for the other। इसमें आपके डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, डिफरेंट आपके बिजनेसेस होते हैं, जिससे आप इंटरलिंक करके, कनेक्ट करके अपनी कैपेसिटी, अपनी नॉलेज, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से आप वो काम करते हो, इकोनॉमिक चीजों को करते हो, रिसोर्सेज वो कर रहे हो, बना रहे हो, या चीजों को करते हो। Now, business is an economic activity having some feature and characteristics, following some important characteristics of business। अब यहाँ हमने देखा nature of business। nature of business means कि business एक economic activity है, और क्यों है, एक economic activity है क्योंकि इसमें हम चीजों को यूज करके लोगों को उनकी नीड्स और वांट्स के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब हम कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे बिजनेस के। ठीक, अभी हमने बिजनेस समझा, उसका नेचर देखा कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक, अब हम उसके कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मीन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स देखेंगे। तो फर्स्ट फीचर इज प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड्स। ठीक, गुड्स मींस किसी भी कमोडिटी को प्रोडक्शन करना या एक्वायर करना, कहीं से एक्सट्रैक्ट करना। ठीक, इसका प्रोडक्शन एक्विजिशन ऑफ गुड्स पहला कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो यू शुड हैव अ प्रोडक्ट, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक, जिसका आप प्रोडक्शन करो या उसका एक्विजिशन, उसको एक्वायर करो। ठीक, एक गुड्स होना चाहिए। तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। एवरी बिजनेस वेदर स्मॉल और लार्ज स्केल डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, वो गुड्स एंड सर्विसेज से ही डील करेगा, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, तो उसमें गुड्स और सर्विसेज आएंगी ही आएंगी। द गुड्स में प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर, या तो वो उसको बनाया गया हो या उसको पहले से ही प्रोड्यूस किया गया हो, या उसको फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया हो, या प्रोक्योर या कहीं से एक्सट्रैक्ट किया हो, किसी नेचुरल रिसोर्स से लिया गया हो। बिजनेस इज ईदर टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर एंड देन टू सप्लाई फॉर अ प्राइस टू दो, सप्लाई फॉर अ प्राइस, दिस इज सी
किसी या तो ये तीनों किया जाता है, ये चीजें जो मेन कीवर्ड्स हैं ये आप याद रखो, क्योंकि ठीक है इन पूरी चीजें, बट आपको मेन कीवर्ड्स याद होंगे तो आप उसके अंदर की बातें लिख के नंबर गेन कर सकते हो। सप्लाई फॉर अ प्राइस मींस पैसे के, ये प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर या प्रोक्योर किया जाता है और उसको पैसे के लिए सप्लाई किया जाता है। टू दो, अब किसको किया जाता है? टू दोज हु आर इन नीड ऑफ द गुड्स, सो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर, जो भी वैसे गुड्स या जो किसी को मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट चाहिए, किसी को प्रोक्योर्ड प्रोडक्ट चाहिए, किसी को प्रोड्यूस प्रोडक्ट चाहिए, तो जिसको जिस चीज की नीड है आपको उसको वही प्रोवाइड करना है। तो इंसान मार्केट देख के कई बिजनेस करता है ना कि हमारा बिजनेस यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, जहां नीड होती है आप वही बिजनेस करते हो। सो सेकेंड फीचर इज प्रॉफिट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? प्रॉफिट। अब द बेसिक मोटिव ऑफ बिजनेस, बेसिक मोटिव बिजनेस का प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। इन फैक्ट प्रॉफिट इज द मोटिवेशन फैक्टर बिहाइंड अ बिजनेस वन कैरीज ऑन। एक इंसान जब कोई बिजनेस खोलता है तो उसको पैसा ही ऐसी चीज जो मोटिवेट करता है कि नहीं मैं इसमें और मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो प्रॉफिट जो है वो बहुत एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, मेन पार्ट है। ठीक, एमसीक्यूज में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट इज मेन पार्ट ऑफ बिजनेस, मेन चीजें क्या है, तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, बट प्रॉफिट इज मेन पार्ट। इन प्रॉफिट इज स्टिमुलस एंड अ गारंटी टू कंटिन्यू द बिजनेस। प्रॉफिट से हमारा बिजनेस बढ़ता है, ठीक, और बिजनेस कंटिन्यू रहता है। प्रॉफिट हो रहा है तो आपका बिजनेस बढ़ेगा भी, ग्रो भी करेगा, और आप मोटिवेटेड रहोगे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। आप कभी भी बिजनेस को ड्रॉप आउट करने का फैसला नहीं लोगे, आप उसको और ग्रोइंग आप सोचोगे ना कि हाँ मेरा बिजनेस और बढ़ेगा, सो आप उसमें कंटिन्यू रखोगे। प्रॉफिट इज द फैक्टर विच इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। ठीक, इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। सेम चीज जो मैंने अभी बताई कि बिजनेस का सर्वाइवल जो है इंश्योर हो जाता है प्रॉफिट से, कि अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो बिजनेस ओनर है वो जानेगा कि हाँ मेरा बिजनेस सर्वाइव करेगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल्स इंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। प्रॉफिट एक रिवॉर्ड भी है। ये सारी चीजें प्रॉफिट के बारे में देख रहे हैं कि प्रॉफिट एसेंशियल है, इंश्योर करता है सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस को, वो एक रिवॉर्ड है। हम जो भी बिजनेसमैन है जिसने रिस्क लेके बिजनेस किया है, या जो भी उसमें उससे रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो बिजनेस में लगे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आइडियाज ला रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, सबके लिए प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है। ठीक, तो वो और एक मोटिवेटर भी होता है प्रॉफिट। The efficiency of a businessman depends on the profit which he is able to make during the business operation. He renders singular service to the continuity by satisfying the needs of the people. ठीक, बिजनेसमैन का जो मोटिवेशन है या उसकी आगे एक और काम करने की और अपने बिजनेस को बढ़ाने की जो भी उसकी क्षमता है वो प्रॉफिट पे ही डिपेंड करती है कि हाँ जितना ज्यादा देखो उसको प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा वो मोटिवेट होगा, उतने ज्यादा बड़े लेवल पे वो और काम करना चाहेगा। ठीक, क्योंकि वांट्स कभी खत्म नहीं होती, हमने पहले पढ़ा कि हाँ हम हमेशा इंसान आगे और चाहता है, वो कभी ये नहीं सोचता, सेटिस्फाइड नहीं होता फुल्ली कि हाँ ठीक है हो गया, और इंसान को आगे के लिए और हमेशा चाहिए होता है प्रॉफिट विच इज ठीक। तो he expected a reward for such a service rendered, and if he gets the double and redoubles his efforts and plans his future in such a manner so as to render best possible service to the community। हाँ, अब एक बिजनेसमैन क्या करता है कि वो कम्युनिटी को उसके नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स को देता है, कम्युनिटी सेटिस्फाई हो जाती है, हाँ हम कंज्यूमर हैं, हमें हमारे नीड वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट मिला तो हम एक लेवल तक सेटिस्फाइड हो गए, तो हमने पैसे दिए, हमने उस प्रोडक्ट को खरीदा और भी लोगों को बताया, लोग खरीदते गए, उस जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा बिजनेसमैन का। तो उसको जब डबल और रीडबल बार बार प्रॉफिट उसका इंक्रीज होता है तो वो और मोटिवेट होके और एफर्ट्स लगाता है और फ्यूचर में और ज्यादा बेस्ट सर्विसेज देना चाहता है कम्युनिटी को प्रॉफिट गेन करने के लिए। Now, third is risk, uncertainty of future. Uncertainty means कि हमें फ्यूचर में क्या होगा उसका पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। रिस्क, ठीक, रिस्क किसी को पता नहीं है, सब लोग रिस्क लेते हैं कि फ्यूचर में क्या हो पता नहीं, अच्छा हो ना हो, डूब जाए बिजनेस या ना चले बिजनेस। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी व्हाइल कैरिंग ऑन इट्स ऑपरेशन। सारे छोटे बड़े सारे बिजनेसेस में रिस्क होता है, ठीक, जब वो अपना काम कर रहे होते हैं। फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड बिजनेस एक्टिविटी फोकसेस ऑन फ्यूचर। फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक, हम फ्यूचर नहीं जान रहे हैं, तो और बिजनेस जो है वो फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है ना कि हाँ आज हमने ये फैसला लिया है,
फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज ग्रो करेगी कि नहीं, मार्केट में ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका कंपटीशन कितना होगा, क्या आएगा, तो ये सारी चीजें बातें तो फ्यूचर की हैं। बिजनेस की जितनी भी बातें हैं वो सब फ्यूचर पे डिपेंड करती हैं, और लेकिन फ्यूचर ही तो अनसर्टेन है, तो दैट मीन्स कि बिजनेसमैन इज टेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क। ठीक, This focus on future and uncertain future naturally entails risk. ठीक, वही बात, it is risk which every businessman takes when he embarks upon a business activity. रिस्क ऐसी चीज है जो हर एक बिजनेसमैन को लेना ही पड़ता है। ठीक, एक लाइन ऐसी भी होती है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क। प्रॉफिट, जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है वो उसके रिस्क जो उसने लिया था उसी का रिवॉर्ड होता है। इससे एक लाइन ये भी बिजनेस में बहुत कनेक्ट होती है। Now, fourth feature is dealing in goods and services. Business refers to goods and services dealt with a view to supply to those who need them and are ready to make payment for the same. Ready to make payment means, हाँ, बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएगा, ऐसे जिसका, जैसे हमने एक बिजनेस खोला, ठीक, आज हमने साबुन का फॉर एग्जाम्पल एक वो खोला, तो हमें पता है कि हाँ, हाउस होल्ड में साबुन एक बहुत नेसेसरी चीज है, तो लोग उसको खरीदेंगे, लोग उसको लेंगे, उसके लिए पैसे पे करेंगे। तो बाकी कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए कि आज एक ही तो ब्रांड है नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सारे कॉम्पिटिशन को देखते हुए हम उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या उसमें कुछ नया ऐड करेंगे कि हाँ, कैसे हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग हो सकता है कि लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दें। ठीक, तो ये वो बोल रहा है कि बिजनेस का एक फीचर है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो मार्केट की नीड हो, जिसके लिए लोग पे करने के लिए तैयार हो। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इज बिजनेस। गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना मतलब डीलिंग मीन्स बेचना और खरीदना, इसी को बिजनेस बोलते हैं। ठीक, एक गुड्स की खरीद और बेच को ही बिजनेस बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। ये एक लाइन आप याद किया, सिंपल लाइन है, आप अपने आंसर को इनहेंस करने के लिए इस लाइन को यूज कर सकते हो। द गुड्स में ईदर बी कंज्यूमर्स गुड्स, ठीक, और प्रोड्यूसर्स गुड्स। गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, इससे देख लियो, इन केस शॉर्ट आंसर में आपको ये पूछ सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन, गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक कंज्यूमर्स गुड्स होते हैं, जैसे जो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर लेंगे, डायरेक्ट यूज कर लेंगे, जैसे कपड़ा हमने खरीदा, खुद पहन लिया, बुक्स पढ़ ली, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मेडिसिन एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर्स गुड्स जो कि जिसको लेके फिर उसके थ्रू कुछ और नया गुड प्रोड्यूस होगा, कोई और नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको खरीद के फिर नए चीज के प्रोडक्शन में यूज होता है, वो कंज्यूमेबल नहीं होता। ठीक, और सर्विसेज जैसे कुरियर, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज है। ठीक, तो गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गई। नाउ रेगुलर डीलिंग्स, हाँ, बिजनेस कोई वन टाइम का प्रोसेस नहीं है कि मैं गई, अभी मुझे सामान नहीं पसंद आ रहा था, ये पेन मैंने इसे बेच दिया। ठीक, तो ये नहीं कहेंगे कि मेरा पेन का बिजनेस है, नहीं, मेरी अगर रेगुलर डीलिंग्स होगी, अगर हम पेन बना रहे हैं, पेन को रोज बेच रहे हैं, रोज 10 से 12 पेन बेच रहे हैं, या 50 से 100 जितनी भी, ठीक, तो वो बिजनेस कहलाएगा। अब एक बार कोई सामान किसी, अब OLX पे लोग चीजें बेचते हैं तो दे आर नॉट बिजनेसमैन। ठीक, तो वही चीज है कि रेगुलर डीलिंग्स होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज रेगुलरिटी एंड रिकरेंस। बिजनेस इज नॉट अ सिंगल ऑपरेशन, एक सिंगल टाइम का ऑपरेशन नहीं है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब बार बार चीजें रिपीट हो रही होनी चाहिए। अ सिंगल ऑपरेशन वुड नेवर कंस्टिट्यूट अ बिजनेस, इट शुड अ रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एंटिटी। रेगुलर होनी चाहिए, रोज एंड कॉन्टिन्यूअस, ऐसे नहीं कि आज ये सामान हम बेचे, फिर एक महीने बाद मेरा मन करेगा तो एक महीने बाद फिर ये नहीं बेचेंगे, नहीं, रेगुलर होनी चाहिए, डेली प्रोसेस पे वो आपका बिजनेस चल रहा होना चाहिए कि आज इतना बिका, कल इससे ज्यादा, या मे बी कम भी हो सकता है। ठीक, बट रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। रिकरेंस ऑफ डीलिंग इज अ मस्ट टू कंस्टिट्यूट अ बिजनेस। ऑन सेलिंग फर्नीचर ऑफ हिज हाउसहोल्ड विद अ व्यू टू रिप्लेस इट विद न्यू वन इज नॉट बिजनेस। एक एग्जांपल है, अगर हम अपने फर्नीचर को आज बेच दिए, सेम OLX वाला बेच दिए और नया खरीदने का सोचे कि हाँ इसको बेच के नया ले लेंगे, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस का। बट इफ द सेम पर्सन प्रोक्योर्स अ वैरायटी ऑफ फर्नीचर, कीप्स द स्टॉक एंड सेल्स देम टू द कंज्यूमर्स, ही कैरीज ऑन अ बिजनेस डीलिंग इन फर्नीचर। अब लेकिन अगर एक आदमी ने अगर फर्नीचर का स्टॉक रखा, ठीक, उसको बेचा कंज्यूमर्स को, एंड कैरीज ऑन बिजनेस डीलिंग, तो और तब उसका होगा कि हाँ वो फर्नीचर का बिजनेस करता है, इनका फर्नीचर का काम है, इनका एक दुकान है जिसमें इन्होंने ढेर सारा फर्नीचर है, स्टॉक है इनके पास, ये रेगुलरली वहां फर्नीचर को बेचते हैं। तो डीलिंग्स होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए डीलिंग्स। नाउ स्कोप ऑफ बिजनेस, अभी हमने नेचर ऑफ बिजनेस देखा,
क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, क्यों थी, हमने ये जान लिया, बिजनेस को जाना, फिर नेचर जाना, देन फीचर्स पढ़ा। अब हम फोर्थ पॉइंट अपना पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक, एक छोटा सा पढ़ के देन आगे एक्सप्लेन करते हैं। द स्कोप ऑफ बिजनेस इज वाइडर देन दैट ऑफ द टर्म ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक, the term trade and commerce are often used synonymously. The trade is one of the branches of commerce. It is concerned with the exchange of goods and services. It performs the function of acting as intermediary and thereby it transfers goods from producer to the consumer. On the other hand, commerce is wider term. It includes trade as well as aids to trade, the various activities which facilitate trade. ये एक छोटा सा पैरा है, ये आपको आगे हम सारी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो ये पैरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। द स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का स्कोप ट्रेड एंड, देखो अक्सर ये सवाल आता है कि बिजनेस के अंदर ट्रेड और कॉमर्स आता है कि कॉमर्स के अंदर बिजनेस आता है। ये सवाल हमेशा बहुत हर जगह कंफ्यूज करता है, तो हमें आगे हम देखेंगे। हमको याद रखना है कि बिजनेस बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर ट्रेड और कॉमर्स आता है। ठीक, जबकि ट्रेड कॉमर्स के अंदर आता है, लेकिन क्या है कि हम उसको ट्रेड को और कॉमर्स को एक साथ यूज करते हैं। ठीक, ट्रेड जो है वो कॉमर्स की ही एक ब्रांच है। ठीक, ट्रेड में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, प्रोडक्शन, सेल, परचेज ऑफ गुड्स। और ट्रेड में क्या होता है, हम ट्रांसफर करते हैं गुड्स को, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास। ठीक, या जैसे रिटेलर, होलसेलर, ये जो ट्रांसफरिंग सारी चीजें होती हैं ये होती हैं हमारी ट्रेड में। ये इसका एक चार्ट है। बिजनेस में आया इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एक साथ आया। इंडस्ट्रीज में ये ओवरव्यू है, आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, जेनेटिक, कंस्ट्रक्शन, असेंबली, सर्विस, ये सारे डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं। ठीक, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, बस हल्का हल्का इसके बारे में जानना है। अगर एग्जाम में वो जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था, पेपर पैटर्न डिस्कस किया था अपने पहले वीडियो में, आप उसमें देखना कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो 20 नंबर के होते हैं, उसमें आपका ये सारी चीजें पूछ देता है। तो आपको सिंपली मीनिंग, डिफिनेशन लिखकर, फीचर्स लिख के ये चार्ट अगर आप एक्सप्लेन कर दो तो आपका फुल नंबर गेन हो सकता है। ठीक, हो सकता है, होगा ही, क्योंकि ये सारी चीजें इस चार्ट में कवर हो जाती हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स में वही ट्रेड है, एड्स टू ट्रेड है। ट्रेड में इनलैंड, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और एड्स टू ट्रेड में बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स। नाउ अब हम इंडस्ट्री देखेंगे। स्कोप ऑफ बिजनेस में सिंपली अगर आपको स्कोप ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन है तो देन यू हैव टू ड्रॉ दिस कि बिजनेस का स्कोप है, एक इंडस्ट्री होता है, एक कॉमर्स होता है। ठीक, बाकी कॉमर्स के अंदर ट्रेड और एड्स टू ट्रेड आते हैं और इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आती हैं। अब हम जल्दी से इंडस्ट्री के बारे में देख लेंगे। The word industry refers to that part of business activities which is apprehensive with the extraction, production or fabrication of products. ठीक, इंडस्ट्री में क्या एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं जहां पे किसी भी प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, या तो प्रोडक्शन उस प्रोडक्ट का होता है, या फैब्रिकेशन होता है, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, the product which are raised, produced or processed by an industry may either be used by ultimate consumer or by another concern for further production। वही चीज है कि या तो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं या तो उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए, एक गुड्स से दूसरे गुड्स को बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है। If the goods produced by an industry are consumed by the final customers, these are named as consumers goods। ठीक, अगर हाँ कंज्यूमर्स गुड्स क्या होते हैं, जो कि फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, जैसे क्लोथ्स हो गए, ठीक, फूड हो गया, या कोई भी फूड आइटम हो गया, कोई भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, सर्फ हो गया, आप ये खरीद रहे हो, खुद यूज कर ले रहे हो, तो ये कंज्यूमर्स प्रोडक्ट हो गया, गुड्स हो गया। ठीक, इफ द गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और कैपिटल। हाँ, सीधे पूछ सकता है व्हाट आर कैपिटल गुड्स, तो ये कैपिटल गुड्स बता रही हूँ। कैपिटल गुड्स है जो फर्दर प्रोडक्शन, पैसे कमाने के लिए, जैसे हमारे पास एक गुड है, ठीक, पैसे कमाने के लिए हम उसका प्रोडक्शन दूसरे चीजों के प्रोडक्शन में यूज करें। ठीक, जैसे रबर एक अपने आप में प्रोडक्ट गुड्स है, बट टायर बनाने में और मल्टीपल चीजों को बनाने में उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि और पैसे कमाने में ना, प्रोडक्शन ऑफ और पैसे कमाने में उस एक गुड का हम उसको और दूसरी चीजों में उसको यूज करके उसको और दोबारा यूज कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बोलेंगे प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, मतलब गुड्स को।
ठीक, in case the good produced by an industry are further processed into finished product by another concern, they are called as intermediate goods, that is plastic. अब जैसे कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, गुड्स किसी भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, उसका फिर फर्दर प्रोडक्शन हुआ दूसरे, वही सेम बात कि दूसरे प्रोडक्ट में के लिए उसका फर्दर प्रोडक्शन हुआ, ठीक, तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, फिर दूसरी बहुत सारी मल्टीपल चीजों में वो प्लास्टिक यूज होती है, ठीक है। तो फिनिश्ड जैसे processed into finished products by another concern, they are called intermediate goods। अब दूसरी आपने प्लास्टिक बनाई, आपसे किसी और ने परचेज करके अपने दूसरे गुड्स में उसको यूज किया, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट, बीच में यूज हुआ ना प्लास्टिक, तो वो ये गुड्स हो गए प्लास्टिक, सेम ही चीजें हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। अभी हमने देखा इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें कुछ ऐसा मतलब ऐसे इसके बारे में स्पेसिफिकली नहीं लिखना होगा, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि वहां पे गुड्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, कैसे कैसे बनाए जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी इंडस्ट्री इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। ठीक, इंडस्ट्री को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। जैसे फर्स्ट है हमारी एक्सट्रैक्टिव, सेकंड है जेनेटिक, थर्ड है कंस्ट्रक्टिव, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सर्विस। ठीक, इतने टाइप्स की इंडस्ट्री है। पहले हम एक्सट्रैक्टिव पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट, रेज और फैब्रिकेट रॉ मटेरियल फ्रॉम अबव or beneath surface of the earth, example mining, fisheries, forestry, agriculture। extractive means सीधी बात जो हम नेचर से अर्थ के सरफेस के ऊपर वाले में जो भी है, या beneath the earth surface, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक, जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, जो भी इंडस्ट्रीज उससे एक्सट्रैक्ट करके चीजों को यूज कर रही है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक, एग्जाम्पल्स बहुत क्लियरली याद रखने हैं, जैसे माइनिंग, फिशरीज हो गया, नाउ फॉरेस्ट्री हो गया, जंगलों के से जो पेड़ काट वाट की चीजों को वो किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करती है, वो सारी इंडस्ट्रीज होती है, फिर लोगों से परचेज करके उसको फर्दर प्रोडक्शंस में यूज करते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, ठीक, एक्सट्रैक्टिव बस ये होती है जो मटेरियल को अबव या बीनीथ सरफेस ऑफ द अर्थ से एक्सट्रैक्ट निकालती हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? Those industries which are engaged in reproducing and multiplying certain species of animals and plants and selling them in the market for profit are named as genetic industries। Cattle breeding farms, poultry farms, ठीक, सिंपल एक एग्जांपल जेनेटिक ब्रीडिंग का एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, बहुत कॉमन हम सब जानते हैं कि जैसे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहां डिफरेंट चिकन्स या चिक्स या हेन्स को रखा जाता है, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है और सारे मल्टीपल स्पीशीज को प्रोड्यूस किया जाता है। देन या तो उनके एग्स को बेचा जाता है और एज अ नॉन वेजिटेरियन इन चीजों को सेल किया जाता है। ठीक, तो ये एक जेनेटिक इंडस्ट्री है। यहाँ कुछ भी, यहाँ जीन्स जेनेटिक मीन सिंपली जहाँ ब्रीडिंग हो रही है, जहाँ डिफरेंट स्पीशीज को लाके उनसे पैसे कमाए जा रहे हैं। कैटल ब्रीडिंग मीन काऊ वाली चीजों को सारी वो करके फिर उनके मिल्क मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? Our name as signifies are engaged in construction of buildings, canals, bridge, dam, roads। ये कुछ भी नहीं है, बस यहाँ buildings, dams, bridges, canals ये सब चीजें वो बन रही हैं। कंस्ट्रक्शन में जो इंडस्ट्रीज यूज कंस्ट्रक्शन कर रही हैं उनको कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? Are those which are concerned of converting raw materials or semi-finished products into finished products। ठीक, शूज कंपनी, टेक्सटाइल मिल्स, अब जहां या रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ठीक, हमने रॉ मटेरियल लिया, रबर लिया, उसको यूज करके टायर प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, तो हो गया ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। या सेमी फिनिश प्रोडक्ट, कभी कभी होता है कुछ प्रोडक्ट आते हैं फिर उससे नए प्रोडक्ट बने, तो ये सारी चीजों को जो बनना, जैसे शूज कंपनी हो गया, ठीक, टेक्सटाइल हो गया, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। नाउ व्हाट इज सर्विस इंडस्ट्री? Service industries are usually engaged in manufacturing of intangible goods which cannot be seen or touched by naked eyes। Intangible means जो चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं दिख रही हैं। The service of professionals such as doctors, lawyers is an example of service। Service industries हम सबको पता है जहाँ services render हो रही हैं। Services क्या होती हैं? वो कोई एक प्रोडक्ट तो होता नहीं है, कोई tangible चीज नहीं होती है, वो जस्ट एक intangible है
जिसको हम देख या छू नहीं सकते, बट हम उसको फील कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स आपको आके चेकअप करे, ये करे, तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉयर्स आपका केस लड़ रहे हैं, सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं आपको। यू हैव टू पे देम, यू हैव टू गिव देम फीस, आपको इनको इनकी फीस देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ हमने इंडस्ट्री देख लिया, ठीक, इंडस्ट्री देख लिया हमने, ये हमने इंडस्ट्री देख लिया, सारी इंडस्ट्रीज। बहुत कुछ इसमें बहुत लिखना भी नहीं होगा, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ठीक। बहुत डीप इसमें कुछ भी अलग से कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि हाँ भी आप पूछ दे कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की कहानी बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ बिजनेस के बारे में ही पूछेगा, तो आपको बस एक एक लाइन आपको बता देना है कि हाँ मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि ये क्या होती है, बस इतना इसमें करना है। अब हमारा इंडस्ट्री हो गया, अब हम कॉमर्स पे आएंगे। द सेकेंड एलिमेंट दैट कम्स इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इज कॉमर्स। सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्या था, इंडस्ट्री, ठीक। स्कोप में फर्स्ट क्या था, इंडस्ट्री, सेकेंड है कॉमर्स। अब हम कॉमर्स को पढ़ेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एंड इट्स कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। वहां पे क्या हो रहा था इंडस्ट्री में, चीजें प्रोड्यूस हो रही थी, एक्सट्रैक्ट हो रही थी, प्रोक्योर्ड हो रही थी कि हाँ कैसे चीजें आ रही हैं, ठीक। अब कॉमर्स में हम उन चीजों को बेचना और खरीदना करते हैं, ठीक। हम डिफरेंट तरीके से आ रही थी, एक्सट्रैक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से, जेनेटिकली, ठीक, जेनेटिक इंडस्ट्री, इन सारी चीजों से चीजें आ रही थी हमारे पास। अब हम इनका बेच और खरीद करेंगे, ठीक। कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉमर्स इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर कनेक्टेड टू द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जहां वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, उससे उसके अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब फाइनल कंज्यूमर, जो कि उस प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, अपने लिए यूज करेंगे, जिनकी नीड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉमर्स के अंदर आती हैं। द होल रेंज ऑफ कॉमर्स एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एज अंडर, ठीक, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। वो हमने पहले चार्ट में देख लिया। चार्ट आपको याद रखना है, लास्ट में एक बार आपको चार्ट एक बार और दिखा के वो कर दूंगी, आपको चार्ट याद रखना है, क्योंकि आपको चार्ट आपको याद होगा तो बाकी अंदर की चीजें आप लिख लोगे, क्योंकि ये इस पे एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का जरूर आता है, जरूर। और आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहता है, आपको सिर्फ बिजनेस उसकी कहानी नहीं, स्कोप ऑफ बिजनेस में सारी चीजें, जो वो चार्ट था वो चार्ट पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। हम ट्रेड, कॉमर्स हो गया, कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है। अब हम ट्रेड देखेंगे क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इज कॉल्ड ट्रेड, ठीक। It is the exchange of goods and services among buyers and sellers in which both the parties are benefited. Trade is classified into two types, ठीक। ट्रेड का भी क्लासिफिकेशन हम नीचे देखेंगे, बाकी अभी यहाँ ट्रेड तक देखते हैं। Both the parties are benefited means, ठीक, मतलब हम सामान दे रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है, जिसको मिला सामान उसका भी फायदा हुआ, जिसको पैसा मिला उसका तो फायदा हुआ ही हुआ, ठीक। तो अब हम ट्रेड को देखेंगे। फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में देखो क्या क्या आता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल, सब लोग को पता है। होलसेल मतलब द प्रोसेस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड देयर रीसेल टू रिटेलर्स इज नोन एज होलसेल ट्रेड। द रिटेलर देन फर्दर सेल्स दीज गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स। होलसेल मतलब बल्क में आप एक जगह देते हो, ठीक। आप बल्क में, एक हमने इंडस्ट्री से, किसी फैक्ट्री से बहुत सारा बल्क में सामान परचेज किया और हम खुद उसको फाइनल कंज्यूमर्स को नहीं बेच रहे हैं, हमने रिटेलर्स को उसको दे दिया, ठीक। हम खुद नहीं बेच रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चर है, ठीक है, मैन्युफैक्चर है, इस होलसेलर ने इससे खरीदा, ठीक, देन इसने किसको दिया, रिटेलर्स को। ये तो अपने क्लास 11th में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। देन रिटेलर्स किसको देंगे, फाइनल कंज्यूमर्स को। रिटेलर मतलब जो एक एक सामान बेचते हैं, हाँ मुझे एक टूथपेस्ट चाहिए, एक चिप्स चाहिए, क्या चाहिए, तो वो रिटेलर्स होते हैं। बाकी जो बल्क में डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते हैं वो होलसेलर होते हैं, ठीक। तो ये होलसेलर का, हाँ, रीसेल टू रिटेलर्स इज नोन एज, हाँ, huge quantity from producers and the resale to retailer is known as wholesale trade. wholesale trade क्या होता है, वही वो लोग एक जगह से खरीदते हैं, फिर रिटेलर्स को उसी सामान को दोबारा बेच देते हैं। The retailer then further sell these goods to the final consumer. रिटेलर जो होते हैं वो फाइनल कंज्यूमर को फिर
ये प्रोडक्ट बेच देते हैं। रिटेल ट्रेड क्या होता है? द रिटेलर सेल द गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इज नोन एज रिटेल ट्रेड। कुछ नहीं, होलसेल समझ में आ गया कि फैक्ट्री या फैक्ट्री से लिया, इंडस्ट्री से खरीदा बल्क में, फिर बल्क में ही रिटेलर को बेच दिया, फिर रिटेलर आगे अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर्स को एक एक करके बेच देगा रिटेल में, ठीक। और ये जो जब होलसेलर इसको जब खरीदेगा और रिटेलर को देगा तो वो होलसेल ट्रेड कहलाता है, और जब रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को बेच देगा तो वो रिटेल ट्रेड कहलाता है, ठीक। नाउ एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? ठीक, वो इंटरनल था, ठीक है ना। व्हाट इज एक्सटर्नल? The purchase and sale of goods between two countries are called external trade. It is also called foreign trade. There are two types of, ये याद रखना, ठीक। external trade, foreign trade, these both are same. ये दोनों सेम है, इसी का दूसरा नाम है। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ ऐसे इसको भी डिनोट कर देता है, ठीक। जब दो देशों, अभी ये जो भी हो रहा था ये एक ही शहर की बात हो रही थी ना, कि हाँ इंडिया में यहाँ से होलसेल आया, हमने इसको ले लिया, खरीद लिया होलसेल में, और डायरेक्ट अब एक एक को बेच देंगे, फाइनल कंज्यूमर को बेच देंगे, ठीक। लेकिन अब जब दो कंट्रीज की बाउंड्रीज के बीच में चीजों को बेचा खरीदा जाता है, बाउंड्रीज के बाहर, ठीक, जैसे इंडिया से चाइना कोई चीज आई, चाइना से इंडिया कोई चीज आई, ये चीज फॉर एग्जाम्पल। तो इम्पोर्ट मतलब जब हम कहीं से कोई सामान मंगाते हैं इंडिया में, चाइना से हमने मोबाइल फोन मंगाए और उसको बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। एंड एक्सपोर्ट इज जब हमने अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी अपना प्रोडक्ट भेजा चाइना या कहीं भी उसको बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जो आ रहा है जिसको हम मंगा के बेच रहे हैं, और एक्सपोर्ट मतलब जो हम भेज रहे हैं बाहर, वो बाहर जाके बाहर की कंट्रीज में बिक रहा है, ठीक। अब एड्स टू ट्रेड क्या होता है? ठीक, जो भी एड मतलब मददगार, ट्रेड को करने में जो भी चीजें मदद करती हैं, ठीक। हम फट से इसको भी देख लेंगे। The activities which help in purchase of goods and services are called aids to trade. help करती हैं जो चीजें परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, मतलब ट्रेड में, ट्रेड मतलब वही हो रहा है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, तो ट्रेड को जो मदद करती हैं वो एड्स टू ट्रेड हो गई, ठीक। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। द डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरिंग गुड्स फ्रॉम प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू सेंटर्स ऑफ यूटिलाइजेशन, रेलवे, शिप्स, एयरलाइंस। ट्रांसपोर्टेशन, हमें पता है कि बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, हमें चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। जैसे जहां हमारी फैक्ट्रीज, जहां लोग रह रहे होते हैं, जहां आबादी होती है, वहां पे नहीं होती हैं, वो कहीं आउटर में होती हैं, तो वहां से अब जहां लोग रह रहे हैं, जहां मार्केट है, जहां पे कंज्यूमर्स हैं, वहां तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज होता है। दूसरी सिटी से एक सिटी, नॉट कंट्री, सिटी से एक कंट्री, और कंट्रीज से भी, जैसे हमें अभी मैंने बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हो रहा है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन वाली फैसिलिटीज नहीं होती तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या, हम इंटरनल ट्रेड, होलसेल रिटेल भी नहीं हो पाता। होलसेलर से रिटेलर तक जो बल्क में सामान आता है वो किसी ना किसी तो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आता होगा ना, बसेस, रेलवेज, ठीक, या टेम्पूज। छोटे शहरों में जो भी चीजें आती हैं कहीं आउटर से मेन शहर की मार्केट में, तो वो टेम्पूज से आती हैं। तो ट्रांसपोर्ट मदद करता है ट्रेड करने में। इंश्योरेंस इज वेरी नाउ सेकंड इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज वेरी एसेंशियल एड टू ट्रेड। द रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, फ्लड, अर्थक्वेक और अदर कॉजेज कवर्ड बाय इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है कि अब हमें नहीं पता ना, हमारा गुड खराब हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ खराब हो जाए, तो हमारे पास क्या, हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम बर्बाद इन द सेंस कि हमारा पैसे का लॉस होगा। बट हम अगर इंश्योरेंस करा के रखते हैं तो हम इस लॉस से, इस चीजों से बच सकते हैं। जो रिस्क है डैमेज का या थेफ्ट का, जो भी, वो कम हो सकता है, ठीक। हमारा कुछ हमें फायदा हो सकता है। तो इंश्योरेंस भी इस तरीके से ट्रेड में मदद करता है, और सिक्योरली हम ट्रेडिंग करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर इनकेस कुछ हुआ तो हम देख लेंगे। नाउ सेम चीज है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इज अ काइंड ऑफ स्टोर रूम, ठीक, एक स्टोर रूम है। Nowadays most of the goods are produced in anticipation of demand. They are stored in safe places and released as when demanded in the market. Warehousing thus helps in overcoming the barrier of time and creates time utility. Time utility मतलब कि जब प्रोडक्ट की नीड है फट से वो चीज अवेलेबल हो जाना, उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। टाइम पे चीजों का अवेलेबल होना, ठीक। मान लो आज हमको इस चीज की नीड है, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, तो क्या फायदा? कोई फायदा। जब वो दो चार महीने बाद या 2-4 साल बाद आएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीड हमें आज है। तो वेयर हाउसिंग से क्या होता है, ये डिमांड के हिसाब से मार्केट में भी उस चीज की डिमांड नहीं है, ठीक, लेकिन हमें पता है कि हाँ
सर्टेन इवेंट्स आने वाले हैं, सर्टेन कुछ ऐसे आने वाले हैं टाइम कि हाँ इस चीज की डिमांड होगी, तो हम ज्यादा उसको प्रोड्यूस करके उसको स्टोर कर लेते हैं। वेयर हाउसिंग सिंपली स्टोर रूम है, ये वर्ड कीवर्ड है, स्टोर रूम है जहां चीजों को बना के स्टोर किया जाता है। अब गुड्स को डिमांड के ऊपर एंटिसिपेट करना, मतलब डिमांड क्या किस चीज की डिमांड ज्यादा, अभी मान लो अभी किसी चीज की डिमांड कम चल रही है, ठीक है, तो उसको उस प्रोडक्ट को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, अभी 2-4 महीने बाद इसकी, अब जैसे अब वुलन क्लॉथ्स की डिमांड गर्मियों में नहीं चल रही थी, ठीक, तो गर्मियों में उसको प्रोड्यूस करके स्टोर कर लिया गया होगा, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि जब सर्दी आ जाएगी तभी वुलन क्लोथ्स या स्वेटर्स या जैकेट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगी, नहीं, उसको प्रोड्यूस करके पहले से उसकी बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट जो जिसका जिस हिसाब से प्राइस होगा करके उसको स्टोर कर लिया जाएगा। देन जब हमारी सर्दियां स्टार्ट होंगी, जब लोग मार्केट में उस चीज को लेने के लिए निकलेंगे, तब उसको हम वेयर हाउस से निकाल के मार्केट में दे देंगे, तो लोग फट से खरीद लेंगे, ठीक, इससे टाइम बचा। अब अगर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं होती तो क्या लोग प्रोडक्शन हो रहा होता, फिर उसी टाइम पे फिर मार्केट में एट द राइट टाइम अवेलेबल नहीं हो पाती चीजें, क्योंकि ये सब चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती है, ट्रेड करना, चीजें खरीदना, बेचना, प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये एक दिन में नहीं होती चीजें। तो वेयर हाउसिंग में अब दे आर स्टोर्ड इन सेफ प्लेस एंड रिलीज्ड एज व्हेन डिमांडेड इन द मार्केट। अब जैसे एसीज हो गए, बहुत सी डिफरेंट चीजें, सीजन्स के हिसाब से आप समझ लो कि अभी उसका सीजन नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसका प्रोडक्शन रुक गया, प्रोडक्शन होके वो वेयर हाउस में स्टोर हो जाती है, जब डिमांड आती है, जब सीजन आता है, सिंपल वर्ड, सीजन जब आता है तो उन चीजों को मार्केट में ला दिया जाता है, ठीक। नाउ बैंकिंग एक एड है जो मदद करता है ट्रेड में। द कमर्शियल बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन फाइनेंसिंग द डिफरेंट ट्रेड एक्टिविटीज, दे आर फंडिंग द ट्रेडर्स फॉर स्टॉक होल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। बैंकिंग दोनों में है। अब बैंक्स क्या करती हैं कि बहुत फाइनेंशियली बिजनेस एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, फंड करती है ट्रेडर्स को, जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको स्टॉक होल्डिंग में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में, डिफरेंट चीज में वो फाइनेंशियली हेल्प करती हैं। दे आल्सो सपोर्ट द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स इन रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट्स बोथ एट द नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड लेवल। द क्रेडिट फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन्स इज प्रोवाइडेड टू द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स को क्रेडिट दिया जाता है, लोन्स दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट दिया जाता है, पहले से पैसे वो निकाल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट के थ्रू ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं वो, जितना उनके पास है उससे ज्यादा, ताकि वो उनका ट्रेडिंग जारी रहे, ठीक, पैसे की वजह से उनका ट्रेडिंग ना रुके। दैट मीन्स कि बैंकिंग भी ट्रेड को मदद कर रही है ना, कि किसी भी तरीके से ट्रेड, पैसों की वजह से ट्रेडिंग नहीं रुकनी चाहिए, तो आपका स्टॉक होल्डिंग में, आपके ट्रांसपोर्टेशन में, हर चीज में जहां जरूरत है वहां आपको पैसे दे दिए जाएंगे ड्यू टू बैंक फैसिलिटीज के द्वारा। नाउ एडवर्टीजमेंट भी मदद, selling of goods is the most difficult problem for the producer. Advertisement regarding the product through newspaper, magazine, radio and television has greatly helped the consumers in choosing the goods of their taste. So advertisement play a vital role in increasing the sale. अब advertisement से कैसे मदद कर रही है, हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे कैसे? उनको पता होना चाहिए ना कि हाँ ये चीज है। क्या होता है, कभी कभी आपको नीड को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक, जरूरतों को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक। जैसे आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज इस वे में करो कि कोई भी आप सामने, जो भी बंदा, जो भी कंज्यूमर, जो भी उस चीजों को देख रहा है, उसको लगे कि हाँ यार हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, हाँ ये मेरी जरूरत में आ सकती है, ये मेरी लाइफस्टाइल को इजी कर सकती है, ठीक। डिफरेंट फॉर एग्जांपल किचन टूल्स डिफरेंट आए हैं मार्केट में, कटिंग, क्या चाकू से भी चीजें कट रही थी, ऐसा नहीं चाकू से नहीं कट रही थी, बट बहुत सारे कटर्स डिफरेंट स्टाइल्स के आए हैं जो कि आपके काम को, अगर 10 मिनट पे जो काम हो रहा है वो काम 5 मिनट में हो जाएगा। ऐसे तो एक क्रिएटिविटी आई दिमाग में, इंसान ने वो, बिजनेसमैन ने वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक, तो उसका एडवर्टाइजमेंट किया, कहाँ, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, रेडियो में, टेलीविजन में, ये सब हो गए पुराने तरीके, ठीक। आज के जमाने में यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप पेड प्रमोशंस अपने प्रोडक्ट के, सारे जो भी न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं किसी भी यूट्यूबर के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू, लोग किसी एक प्रोडक्ट को दिखा देते हैं कि हाँ पहले मैं इससे कट करती थी, अब मैं इससे करती हूँ तो मेरा टाइम बच जाता है, तो लोग सोचते हैं कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। नीड उनको नहीं थी, नीड नहीं थी, ठीक, नीड नहीं थी उनकी वांट बन गई, ठीक। वो आपने खुद से एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है, प्रमोशंस के थ्रू आपने क्रिएट की, क्योंकि काम तो चाकू से भी हो ही रहा था ना, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ऐसे ऐसे मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट के बहुत बड़ा रोल प्ले करती है,
आपकी नीड को आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, लोगों को मजबूर कर सकते हो अपना प्रोडक्ट खरीदने पे। ठीक, मेन चीज तो यही है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया बट पब्लिक को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज है, तो कौन खरीदेगा। ठीक, नाउ स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। अब हमारा लास्ट चीज हम पढ़ेंगे स्टेजेस। ठीक, लास्ट नहीं, इसके बाद हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक, सेकंड लास्ट थिंग इज स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। अब इसमें हमने क्या, अब जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक, एक बार रिकैप करते हैं। ठीक, रिकैप, हमने बिजनेस, पहले बिजनेस की डेफिनेशन मीनिंग देखी थी। ठीक है, फिर हमने देखा, फिर उसके बाद हमने बिजनेस के फीचर्स देखे, बिजनेस का नेचर देखा। नाउ अब हम बिजनेस का स्कोप देखा हमने कि बिजनेस में इंडस्ट्री है और कॉमर्स है। ठीक, मान लो वो ट्रेड एंड कॉमर्स को सेम साथ में भी यूज किया जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को हमने देख लिया। ठीक, नाउ कॉमर्स में दो ट्रेड हो गया, एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में कि ट्रेड को क्या क्या मदद करता है, बैंकिंग कैसे करता है, ट्रांसपोर्टिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। ठीक, तो ये सारी चीजों को जो एग्जाम्पल्स थे जिसमें जो भी थे कि हाँ, जैसे वेयर हाउसिंग में आप ये वुलन क्लॉथ्स के बारे में लिख सकते हो, बैंकिंग में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी पैसे लग रहे हैं या स्टॉक होल्डिंग के लिए लग रहे हैं, उस बैंक फैसिलिटी देता है, क्रेडिट की, ओवरड्राफ्ट की, लोन्स की, ये सारी चीजें लिख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन में आप रेलवे, ओशियन वेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एयरवेज, डिफरेंट टाइप के ये चीजें लिख सकते हो कि इससे ट्रेड में हेल्प होती है कि प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, होलसेलर से रिटेलर तक, रिटेलर से होलसेलर तक लाया जाता है। इंश्योरेंस, ठीक, आपका रिस्क ऑफ डैमेज, जो थेफ्ट या फ्लड से या अर्थक्वेक से जिससे भी आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय होता है, उससे इंश्योरेंस रहता है, तो आपकी मदद करता है, आपका बिजनेस कभी बंद नहीं, मतलब अगर इन केस कुछ हो गया, जरूरी नहीं हर के साथ ऐसा हो, कभी इन केस ऐसा हो गया, आग लग गई, कुछ हो गया, तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपकी मदद करेगा ना, आपका ट्रेड रुकेगा नहीं, आपका काम, आपका बिजनेस चालू रहेगा। तो दैट मीन्स कि एक तरीके से मदद कर रहा है। ठीक है, ये हमने ये पूरा चीजें देख ली हैं। अब हम स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस आते हैं, हम पेपर पैटर्न हमने कर लिया डिस्कस, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि अब उसका एक 20 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जरूर आता है, या तो वही उसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछ देगा बट कंटेंट आपका वही होगा। ठीक, और चीजों को बहुत ओवर मैशअप करके नहीं लिखना है। हाँ, सारी चीजों का आपको डिटेल पता होनी चाहिए और आपको हर एक पॉइंट कवर करके लिखना है। आपने एक ही बात लिखी, उसी एक बात के बारे में 10-20 पेज लिख दिया, कोई फायदा नहीं है। आप एक चीज के बारे में 5-6 लाइन, मैक्सिमम 8-10 लाइन लिखो, बट हाँ, हर एक चीज के बारे में लिखो। जैसे इंडस्ट्री लिखा आपने, तो एक एक 2-2 लाइन सारी इंडस्ट्रीज और उसके एक एक एग्जाम्पल्स लिख दो। देन कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा लिख के ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ऐसे करके लिख दो। अब बहुत डीप वो नहीं लिखना है, बट हाँ, आपको ये इससे एग्जामिनर जान जाएगा कि हाँ, आप सारी चीजें जानते हो कि स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक, स्टेजेस, अब हाँ, स्टेजेस ऑफ पे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में नहीं, वेरी शॉर्ट में तो नहीं, वो तो 2 नंबर का होता है, शॉर्ट में या तो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट स्टेज होती है स्टार्टअप स्टेज। द स्टार्टअप फेज रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस शुरू होता है, बर्थ मीन्स पैदा हुआ, शुरू हुआ, आज हमने एक बिजनेस की नींव रखी, उसकी रूट्स वो की, आज बिजनेस की बर्थ है। The entrepreneurs, much like expectant parents, devote massive amounts of time, money, and emotional investment in launching their new venture. Time, money और emotional investment लगाते हैं। Investment time की हुई, समय लगाया, पैसा लगाया। इमोशनल मतलब जब हम इसको एज अ एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन को, एक जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो भी अपना न्यू कोई चीज को स्टार्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, कोई चीजों को फील्ड में लाते हैं। ठीक, वो उम्मीद रखते हैं कि हाँ, हम इसमें टाइम लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो ये चीज ग्रो करेगा। जैसे पेरेंट्स करते हैं कि अपने बच्चों पे टाइम देते हैं, उनके ऊपर पैसे लगाते हैं, उनकी पढ़ाई, उनके ऊपर टाइम देते हैं। हाँ, और एक चीज, इमोशनली भी कनेक्ट रहते हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना। जब कुछ बुरा होता है बच्चों के साथ तो माँ बाप भी दुखी होते हैं। ठीक, तो वैसे ही कुछ अच्छा होता है तो माँ बाप भी खुश होते हैं। वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन
जब उसके बिजनेस के साथ, उसके वेंचर के साथ अच्छा होता है तो वो खुश होता है, बुरा होता है तो दुखी होता है। तो 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट करता है वो, पहला टाइम देता है अपना, दूसरा मनी देता है, तीसरा अपना इमोशन देता है। ठीक। At this early stage, the owners use much of their energy to establish a sizable customer base, purchase inventory, open bank accounts and hire employees. सबसे पहले हाँ, यहाँ से यहाँ तक की आपको लाइन चीजें पता होनी चाहिए कि इस स्टेज में क्या होता है। ठीक। ओनर जो है वो अपनी एनर्जी किस चीजों में यूज करता है? साइजेबल कस्टमर की, हाँ मेरे इतने कस्टमर बन जाएं, कस्टमर्स को बनाने की कोशिश करता है कि हाँ हम कुछ कस्टमर्स बेस के तौर पे बना लें। ठीक। ग्रोथ तो बाद में होगी, पहले ही दिन स्टार्टिंग फेज में ग्रोथ नहीं होगी, बट आपको एक कस्टमर की रेंज बनाने का वो सोचता है कि हाँ मेरा एक बेस बन जाए। जैसे होता है ना, नए नए बिजनेस के 50-100 कस्टमर है, 200 है, 300 है, हाँ इतने हैं, इतने खरीदेंगे। ठीक। अब चाहे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, चाहे अपने प्रोडक्ट को खुद सेल करके, सारी चीजों करके ऐसा कस्टमर बनाना, उसका मोटिव यही होता है। वो अपनी सारी एनर्जी, ऐसा नहीं ऐसा हो ही जाता है, बट उसका मोटिव यही होता है, वो सारी अपनी एनर्जी इसी में लगाता है। परचेज इन्वेंट्री, ओपन इन्वेंट्री को खरीदता है, मतलब स्टॉक खरीदता है, बैंक अकाउंट्स खोल लेता है, एम्प्लॉयज को हायर कर लेता है, ये सारी चीजें वो स्टार्टअप स्टेज में करता है। ग्रोथ स्टेज आती है फिर आफ्टर द स्टार्टअप स्टेज। ये सारी चीजें हो गई। सक्सेसफुल बिजनेस ऑफन अचीव्स अ लेवल ऑफ एक्सपैंडेड कैपेबिलिटीज, सारी चीजें वो उसने जो पहले की स्टार्टअप स्टेज में जो भी उसने किया, जितना एनर्जी, जितना एफर्ट, जितनी इन्वेस्टमेंट वो करेगा स्टार्टअप स्टेज में, उसी के बिहाफ पे उसको ग्रोथ मिलेगी। ठीक। तब वो सेकंड स्टेज पे आएगा। पहले तो बर्थ स्टेज थी स्टार्टअप ना, अब वो ग्रोथ स्टेज में कदम। बहुत से लोग पहली स्टेज से, इस रन से, इस कंपटीशन से, इस फील्ड से आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ही चीजों को बहुत इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो इस चीज में पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज नहीं हायर कर पाते हैं, बैंक ये तो खुल ही जाएंगे, इन्वेंट्री नहीं अच्छी तरीके से होल्ड कर पाते हैं, तो आउट हो जाते हैं इस फील्ड से। बाकी जो पास हो गए, जिन्होंने उन सारी चीजों को अच्छे से किया, वो इस स्टेज में आ जाते हैं। द कंपनी establishes a reputation, encounters increased demand and stabilizes its business practices. This growth phase has its share of both issues and opportunities. ठीक। इश्यूज भी होती हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। जब आप ग्रोथ पे रहते हैं तो आपको उस मार्केट के हिसाब से काम करना, अभी तक ठीक है आपको इतना मार्केट नहीं था, आप कर रहे थे अपने हिसाब से, बट जब आप ग्रोइंग है, आप ग्रोथ कर रहे हो, तो आपको और अच्छा करना होता है, तो उसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, बट इश्यूज भी होते हैं, दोनों चीजें साथ में ही आती हैं। ठीक। Now, the company may require an infusion of capital either through taking on debt or selling off equity to meet increased demand. हाँ, अब और क्या, अभी तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की, अब आपको और चाहिए। क्यों? Because you are growing, you have to grow. आपको और अच्छे से काम को करना है और अच्छे से अपने बिजनेस को डेवलप करना है, तो आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए। या आप कैपिटल आप कहाँ से लोगे? चाहे आप डेप्ट ले लोगे या अपनी इक्विटी को सेल करोगे। ठीक। डिमांड जैसे बढ़ती है, हाँ आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, ग्रोथ हो रही है, ग्रोइंग है प्रोडक्ट, डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग हो रहा है, चल रहा है, तो आपको डिमांड बढ़ी है आपके प्रोडक्ट की, तो अब आपको ऐसे अपने कैपिटल को भी रेस करना होगा ना, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। द कंपनी ऑल्सो यूजुअली encounters higher sales totals and better profit margins as it builds its visibility in the market. हाँ, अब कुछ कंपनियां क्या करती हैं, प्रॉफिट मार्जिन और सेलिंग प्राइस जो होता है उसको बढ़ा देती हैं। ठीक। जो भी ग्रोइंग होगा पैसा बढ़ा देती हैं, प्रॉफिट ज्यादा हो, ताकि प्रोडक्शन और कर सके और अपने बिजनेस में वही पैसा लगा सके। मैच्योरिटी स्टेज, आप जो ग्रोथ हो गई, स्टार्ट हो गया, फिर हमने काम करना स्टार्ट किया, हमने ग्रोथ हुई हमारी, हमने कैपिटल लिया, सारी चीजों को, अपने बिजनेस को अच्छे लेवल ग्रो कर दिया, अब हमारे बिजनेस एक मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाएगा। Just as a young person reaches adulthood, a prosperous business also reaches a more mature stage during its life cycle. At this stage, the owner no longer need to pour their energy into every aspect of the company. They can choose either to stay with the business or allow new management to take over its operations. However, it is important to note that many businesses extend their business life cycle during this phase by reinventing themselves and investing in new technologies and emerging markets. This allows company to reposition themselves in their dynamic industries and refresh their growth in the marketplace. अब क्या होता है, जैसे एक इंसान अपने एडल्टहुड में पहुंचता है, ठीक है, अब जैसे आज हमारी एज जो है, हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जॉब्स के लिए,
ठीक 2 4 5 साल हम अपनी जिंदगी के मेहनत करके गुजार देंगे, बट एडल्टहुड पे जब तक हम पहुंचेंगे तो हम कुछ ना कुछ अचीव कर चुके होंगे, फिर हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक, तब हम ऐसा नहीं है ना कि हम 45 ईयर्स के हो गए तो हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। होते हैं आज के जमाने में 2% लोग ऐसे 1% 2% होते हैं, बट मैक्सिमम लोग मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं कि हाँ हमने अपने एक लाइफ पीरियड में मेहनत की, एफर्ट्स लगाए, टाइम लगाया, पैसा लगाया, पढ़ाई की, अब हमें ये जॉब मिल चुकी है, अब हम ये कर रहे हैं, अब हमें और एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, अब हमें इसी में अपने आप को चलाना है। ठीक, तो बिजनेस में भी क्या यही चीजें होती हैं। ठीक, अब इसमें ओनर को ज्यादा अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कंपनी चलाता है, या तो क्या करता है वो दूसरों को दे देता है कि मैनेजमेंट को, कि हाँ ये वेल स्टेबल कंपनी है, ये एक मैच्योर्ड कंपनी है, ये इसके इतने कस्टमर्स हैं, इसकी इतनी ग्रोथ है, सब है, अब इसको चलाते रहो, वो अपना कंपनी चलती रहेगी। हाँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और उसको डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी सेम बिजनेस कंपनी में न्यू टेक्नोलॉजीज लाते हैं, न्यू चीजों को मतलब री इन्वेस्टिंग करते हैं और पैसे लगाते हैं और एडवर्टीजमेंट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और टेक्नोलॉजीज लाते हैं और मार्केट में फिर से उसको चला देते हैं अपनी चीजों को, फिर से एक मार्केट में उसकी हवा बन जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट में ये चीजें इनहेंस हुई हैं, चलो फिर से प्रोडक्ट खरीदते हैं। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, बाकी कुछ लोग उसको दूसरों को, मैनेजमेंट को दे देते हैं कि ठीक है अब आप चलाओ, ये मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच। ऐसा हम पढ़ रहे हैं एक के बाद एक, बट इतना होने में कई साल लग जाते हैं। ठीक, जिंदगी इंसान की, बिजनेसमैन की, जो ओनर्स होते हैं उनकी उम्र बीत जाती है। दिस अलाउज कंपनीज रिपोजिशन, फिर से उनकी पोजीशन अच्छी बन जाती है जो ऐसा करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को ला ला के सही करते रहते हैं। ठीक, रिफ्रेश दियर ग्रोथ इन द मार्केट प्लेस, वो वापस से मेच्योरिटी पे थे बट उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज लाके, बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टिंग करके, मतलब सब कुछ एफर्ट्स लगा के फिर से रिफ्रेश करके उसको ग्रोथ स्टेज पे पहुंचा दिया। और कुछ होते हैं जो उसी में स्टेबल होके अब चलाते रहते हैं। नाउ लास्ट, डिक्लाइन स्टेज। ठीक, अब जो वापस चले गए ग्रोथ पे वो तो चले गए, बट जो मैच्योरिटी पे वापस नहीं जा पाए, ग्रोथ पे रिफ्रेश नहीं कर पाए, न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं कर पाए, वो डिक्लाइन स्टेज पे आ जाते हैं। इन द फाइनल स्टेज ऑफ द बिजनेस लाइफ साइकिल, सेल, प्रॉफिट एंड कैश फ्लो ऑल डिक्लाइन। सेल खत्म हो जाती है, प्रॉफिट खत्म हो जाता है, पैसे आना बंद हो, पैसे आना लेने सब खत्म हो जाता, डिक्लाइन होने लगता है, गिरने लगता है। ड्यूरिंग दिस, ये लास्ट, वो पहली फेज थी, ये लास्ट है, डिक्लाइन जो है वो लास्ट स्टेज है। कंपनी एक फेलियर टू एक्सटेंड दियर बिजनेस लाइफ साइकिल अडेप्टिंग टू द चेंजिंग बिजनेस फॉर्मेट। कंपनी अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं फेल हो गया, मेरा बिजनेस अब डिक्लाइन हो रहा है, मेरा प्रॉफिट, हाँ ये चीजें याद रखना क्या क्या घटता है। ठीक है, सेल घट जाती है, प्रॉफिट घट जाता है, कैश फ्लो घट जाता है, सब डिक्लाइन हो जाता है। फर्म्स लूज देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड फाइनली एग्जिट द मार्केट। अब ये लोग बाहर निकल जाते हैं कि हाँ हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए, हम कंपटीशन को बीट नहीं कर पाए, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे वो हमसे आगे निकल गए, अब हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, सेल नहीं हो रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कैश नहीं आ रहा है, सो अब हम मार्केट से निकल रहे हैं। ये सारी 4 स्टेजेस थी, स्टार्टअप स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड लास्ट इज डिक्लाइन स्टेज। ठीक, ना इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का, हम इम्पोर्टेंट देख के देन आज के टॉपिक को खत्म करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक, यूटिलाइजिंग नेशनल रिसोर्सेज। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? Concept of true business is used in industries and commerce. Industries use men, money and material, method and machines and help to create employment. Commerce is the concept of exchange. हाँ ये चीज याद रखना, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इंडस्ट्री यूज मैन, मनी, मटीरियल, मेथड एंड मशीन्स एंड हेल्प टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ठीक, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इन चीजों को लेके मैन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ऑब्वियसली होगी। कॉमर्स में क्या होता है? concept of exchange of goods and services at national level and international हुआ था ना, import and export। तो इसमें क्या होता है कि कॉमर्स में कि बेच खरीद होती है और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे होती है, तो उससे पैसे आएंगे ही, बेच खरीद रहे हैं, इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से पैसे आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो इकोनॉमिक हमारी डेवलप करेगी ही करेगी। हेल्प्स टू अर्न फॉरेन करेंसी बाय एक्सपोर्ट बिजनेसेस टू, वही बात, therefore business help in economic development। ये सारी चीजें हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, पैसे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि लोगों के पास पैसे आएंगे, बाहर से पैसे आएंगे, फॉरेन करेंसीज आएगी, तो इकोनॉमी डेवलप करेगी करेगी। ये सब किस वजह से हो पा रहा है?
बिजनेस की वजह से हो पा रहा है। अब नेशनल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है बिजनेस। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स नेशनल रिसोर्सेज, बिजनेस मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रॉपर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Business utilize the resources like water, mineral, ores and so on to achieve its own goal, but resources must be utilized without exploitation। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हर कंट्री की अपनी अपनी नेचुरल रिसोर्सेज या रिसोर्सेज का एक फॉर्म होता है कि हाँ हमारे पास ये चीजें ज्यादा आती हैं, ठीक, ये चीजें हमारे यहाँ होती हैं, तो हम उसको रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक, जिससे हमारी डेवलपमेंट होती है, ठीक। बाकी चीज नेशनल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी होता है। अब डायमंड हो रहा है, डायमंड और आ रहा है, तो अगर हम उसको बना के ज्वेलरी में उसको बेचे ना तो बर्बादी है ना, वो पड़ा रहेगा मिट्टी में, क्या फायदा है। तो बर्बादी मतलब आपके अर्थ सर्विस में ही रहेगा, तो कोई वो नहीं है। बट हाँ उससे हम उसको हम बनाते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस, ठीक, एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो उससे हम उसको हम बेचते हैं, तो उससे हमारा पैसा आता है, ठीक, हमारा इनकम हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ठीक। हाँ ये है जो रिसोर्स है उनको यूटिलाइज करना है, मतलब उनका अच्छा चीज में यूज करनी है, उसका कुछ अच्छा करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है, ठीक। ये नहीं कि हाँ आप एक्सप्लॉइट करने लगो, बर्बाद करने लगो। Now creation of utility, business creates place and time utility, ठीक, it helps to satisfy the needs of human being, ठीक। place जो वेयर हाउसिंग होती है जिसमें प्लेस और टाइम, प्लेस मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि जब यहाँ जरूरत है फट से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, वेयर हाउसिंग में प्रोडक्ट स्टोर है, आज हमें जरूरत है, वेयर हाउस से फटाक से आ गया, तो प्लेस भी बन रही है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू और टाइम बन रहा है वेयर हाउसिंग के थ्रू, तो दोनों यूटिलिटी क्रिएट करता है बिजनेस, ठीक। जिससे क्या होता है, दोनों यूटिलिटी क्रिएट करता तो है, ठीक है, बट होता क्या है उससे, ह्यूमंस की वांट्स सेटिस्फाई होती हैं, एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक, प्रोवाइड जॉब टू पीपल, इट प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ मैनेजरियल और टेक्निकल जॉब, मेनी टाइप ऑफ बिजनेस हाउस लाइक होटल्स, ये सारी चीजें देता है, एम्प्लॉयमेंट होती है। बिजनेस हो रहा है, जाहिर सी बात है बिजनेस हो रहा है, हमारी कंपनी है, लोग जॉब हायर किए, ट्रांसपोर्टेशन में जॉब बस चला रहा है, जो जो सारी चीजें कर रहा है, वेयर हाउसिंग में जो भी है एक बंदा रहता होगा जो सारी चीजों को मैनेज करता होगा, मैनेजर, तो सबको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, होटल्स में लोग काम करते हैं, तो ये सारी चीजों से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, आपको पता है बिजनेस इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, इट पेज टैक्सेस, रॉयल्टीज, फीस, कस्टम ड्यूटीज एंड अदर थिंग्स व्हिच हेल्प टू जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक। गवर्नमेंट हर चीजों पे जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटीज लेती है, रॉयल्टीज लेती है, फीस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टैक्सेस लेती है, ठीक। आप बिजनेस कर रहे हो, हर एक बिजनेस पे इतना टैक्स फिक्स होता है कि हाँ इस कंपनी को इतना टैक्स देना है, तो बिजनेस की वजह से ही तो ये रेवेन्यू मिल पा रहा है गवर्नमेंट को, तो दैट मीन्स कि रेवेन्यू जनरेशन में भी बिजनेस के लिए भी बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अर्निंग फॉरेन करेंसी, ठीक, सिंपल सीधी बात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है जिससे हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, अगर फॉरेन करेंसी का मूल्य ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो एक ये भी इंपॉर्टेंस है बिजनेस की, और भी डिफरेंट इंपॉर्टेंस है बट ये मेन है, 5 हमने पढ़ी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, वरना वो बर्बाद हो जाएंगे अगर बिजनेस नहीं होगा तो, ठीक। यूटिलिटी क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, फॉरेन करेंसी अर्न करता है, ये सारी चीजों में हमारे लिए बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए। पॉइंट वाइज चीजों को बहुत कुछ डीप में मतलब कहानी नहीं लिखी, सिंपल बातें इतना देख के एग्जामिनर विल नो कि हाँ आपको आता है, आपको बिजनेस की इंपॉर्टेंस पता है, ठीक। नाउ हमने ये फर्स्ट यूनिट के कुछ 4-5 पॉइंट्स को कवर किया है, ठीक। नाउ आगे के फर्स्ट यूनिट के जो भी आगे के टॉपिक्स हैं वो हम YouTube पे फ्री क्लासेस चलाएंगे एज अ डेमो आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आए, आप लोग आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट और बाकी भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो फर्स्ट यूनिट है वो हम YouTube पे फ्री हमारा अवेलेबल है। बट आगे के यूनिट्स को प्रिपेयर करने के लिए, अपने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स को प्रिपेयर करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारा नवोद्भव बैच में एनरोल करा सकते हो, ठीक, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी ऐप में, ठीक, लाइव डाउट क्लासेस आपकी होंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए वो सॉल्व कराए जाएंगे, वन शॉट रिवीजन होगा,
ठीक, मेंटोरशिप प्रोग्राम होगा जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी आप चीजें आपको समझाई जाएंगी सारी चीजें। ठीक, इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स है और वैलिडिटी 1 ईयर है। ठीक, इस कोर्स का पेमेंट वन टाइम पेमेंट है, दैट इज 1250। ठीक, 1250 इसका वन टाइम पेमेंट है। आप वन टाइम पे करके आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की, सारे मेजर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हमारे इस बैच से कर सकते हो। ठीक, आपको इस बैच को परचेज करने के लिए आप हमारा ऐप डीएनएस एजुकेयर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ठीक, देन आप 1250 पे करके सारी चीजों को परचेज करके अपने आगे सेमेस्टर्स की तैयारी कर सकते हो, सेमेस्टर एग्जाम की सारे सब्जेक्ट्स की। नाउ आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट लेक्चर पसंद आया होगा। सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।